नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी 2 में सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी 1 में हमने देखा था कि जनरल इंट्रोडक्शन की जन्म पत्रिका क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि जन्म पत्रिका ये पूरे यूनिवर्स का मैप है। अभी आप जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स जोर में घूमते रहता है, कभी एक मिनट भी रुकता नहीं है। सूरज की ओर सारे ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी की चारों बाजू चंद्र घूमता है और पृथ्वी के चारों बाजू चंद्र घूमता है, उसके साथ वो सूर्य के बाजू घूमती है। तो फिर ज्योतिष लोगों ने ऐसा सोचा कि इसका अभ्यास कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी एक जगह स्थिर है और सूरज और सारे ग्रह उसके चारों बाजू घूम रहे हैं। इससे अभ्यास सुलभ हो जाएगा और हम लोग कुछ बता पाएंगे। तो जन्म के समय पृथ्वी को अगर ये सारे विश्व को रोक दिया 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो पृथ्वी के चारों ओर अपने को सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि घूमते हुए नजर आएंगे। तो उनकी पोजीशन हम लोग प्लॉट कर लेंगे और वो पोजीशन है जन्म पत्रिका। अभी आपको एक अभ्यास रोज करना है, छोटा सा है, कि सुबह उठने के बाद जरा बालकनी में जाके उत्तर की ओर देखिए। आपको क्या दिखेगा? आप पृथ्वी पर जहां बैठे हो, पुणे में बैठे हो, तो आप तो अक्षांश रेखांश जानते हैं। आप किसी अक्षांश और रेखांशा पे बैठे हो। पृथ्वी स्थिर है ऐसा मान लिया है, क्योंकि वैसे ही लगती है अपने को। और पूरब की ओर आप देखेंगे सीधा, तो सूरज उगते हुए दिखेगा। सूरज ऊपर आ रहा है। अभी सूरज ऊपर आए मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो राशि, ये जो यूनिवर्स है वो अपने चारों बाजू एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है कि सूरज ऊपर आ रहा है। तो इसे राशि चक्र बोलते हैं। ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसको आप अगर, हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल है और सर्कल के डिग्री 360 है। 360 डिग्री का एक सर्कल है। तो ये जो सर्कल है वो धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम लोग स्थिर है, जबकि ऐसा नहीं है, बट हम लोग यही समझेंगे। और साधारण 2 घंटे में अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री से ऊपर आता है। तो ये जो पूरा सर्कल है, इसे ज्योतिष के अभ्यास के लिए 12 भागों में डिवाइड किया है। अभी 360 डिवाइडेड बाय 12 होते हैं 30। तो 30 डिग्री का एक जो सर्कल का हिस्सा हो गया, उसे राशि बोलते हैं। साधारण 2 घंटे में एक राशि ऊपर आ जाती है। तो इस तरह अपने को सूरज ऊपर आते हुए दिखता है। सूरज दिखता है क्योंकि वो सबसे ब्राइट है। अभी
सूरज और सारे ग्रह, राशि चक्र तो इस तरह घूम रहा है, उसके साथ सूरज ऊपर आ रहे हैं, तो सूरज रोज 24 घंटे में पूरा घूम के दूसरे दिन वापिस पूरब में उगेगा। तो सूरज की ये दैनिक गति है। हर एक ग्रह की दो गति रहती है, दैनिक और वार्षिक। अभी वार्षिक गति क्या है? तो आप उत्तर की ओर देख रहे हैं, राशि चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सूरज, चांद और कुछ और ग्रह हैं जिनको हम ज्योतिष के लिए वापरेंगे। वो है मंगल, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, और दो ग्रह हैं राहु केतु, उनका जिक्र बाद में करेंगे। तो ये सारे ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वार्षिक। साल में क्लॉकवाइज उनकी गति है, क्लॉकवाइज जाते हैं वो। अभी उनकी गति भी फिक्स्ड है। सूरज क्लॉकवाइज जाता है, 1 डिग्री रोज जाता है। बुध और शुक्र 1 डिग्री रोज क्लॉकवाइज जाते हैं। मंगल आधा डिग्री जाता है। गुरु बहुत ही स्लो है, 5 मिनट जाता है। 1 डिग्री के 60 मिनट होते हैं। और शनि उससे भी स्लो है, वो 3 मिनट जाता है। 1 डिग्री के 60 मिनट है। ऐसे सारे ग्रह जाते हैं। एक साल में सूरज 1 डिग्री जाता है, तो एक साल में वो पूरा राशि चक्र कंप्लीट करके फिर उसी राशि में आएगा। तो ये सारे ग्रह इस तरह घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, राशि चक्र घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी 2 ग्रह रह गए, राहु और केतु, जिसको हम लोग अभ्यास के लिए वापरेंगे। और भी बहुत सारे हजारों ग्रह है, लेकिन हम लोग उनको कंसीडर नहीं करते। अपने अभ्यास के लिए हम लोग सिर्फ इतने ग्रह को कंसीडर करेंगे। 3 और ग्रह हैं जिनको हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही दूर है। अभी हम लोग इनका अभ्यास, इनको कुंडल में स्थान है, लिखते हैं हम लोग, लेकिन जास्ती ध्यान हमारा है बाकी ग्रहों पर है, तो वही करेंगे। अभी इसमें सूरज जो है वो 1 डिग्री जाता है। इसका मतलब है कि 30 दिन में वो 30 डिग्री जाता है, बराबर। तो 30 दिन में वो एक राशि पार करके दूसरे राशि में जाता है। अब ये राशियों को नाम दिए गए हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ऐसे 12 नाम है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि सूरज जो है वो हर महीने की 15 तारीख को राशि बदलता है। अभी 15 जून हो गई, तो सूरज मिथुन राशि में गया और रोज 1 डिग्री आगे जा रहा है। तो आज है 5 जुलाई, तो 20 डिग्री से आगे आया है क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग कल सुबह उठ के देखेंगे तो सूरज जब उगता हुआ देखेगा तो वो मिथुन राशि के 21 डिग्री पर है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो इस तरह अपने को सूरज के ऊपर से कौन सी राशि आकाश में है वो आप लोग अनुमान लगा सकते हो, ऐसे जाके देखने का सुबह में। अरे आज सुबह मिथुन राशि है, पूरब में सूरज 21 डिग्री पे है, तो मिथुन के सामने आएगी धनु राशि, तो वो पश्चिम में है। अभी सिर पे क्या है? इधर अगर मिथुन है तो सिर में मीन है, 12, 1 2 3, और नीचे क्या है? नीचे कन्या है। बस मालूम हो गया पूरा आकाश में कौन सी राशि किधर है। सूर्य की पोजीशन से मालूम हो जाएगा, और तारीख से। तो इसका अभ्यास रोज कीजिए, ऐसे ही फन एज ए फन। तो नॉर्थ की ओर देखना, ग्रह सब क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अभी इनमें राहु केतु क्या है? राहु केतु ये ग्रह नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सूरज और सारे ग्रह
पृथ्वी की ओर घूमते हैं, लेकिन वो इक्वेटर को पैरेलल नहीं घूमते हैं। इक्वेटर आप जानते हैं, विषुववृत्त। तो सूरज का जो कक्षा है उसे क्रांति वृत्त बोलते हैं। वो विषुववृत्त को 24 डिग्री के एंगल पर है, और उसका कारण ऐसा है कि पृथ्वी टिल्टेड है, पृथ्वी घूम रही है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं घूमती है, सूरज की ओर चारों ओर घूमती है। तो सूरज के बाजू में वो 23 डिग्री से इंक्लाइंड है, सूरज के बाजू 23 डिग्री वो इंक्लाइंड है। और इस तरह पृथ्वी के ऊपर से हम जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सूरज एग्जैक्टली पैरेलल इक्वेटर को नहीं घूमता है। सूरज और सारे ग्रह 24 डिग्री पे घूम रहे हैं। अब ये जो है ये सूरज की कक्षा है घूमने की, और तो सूरज की और सारे यूनिवर्स की कक्षा घूमने की एट एन एंगल है। ओके, अभी हम जानते हैं कि चंद्र पृथ्वी के चारों ओर एट ए सर्टेन एंगल घूमता है, वो एंगल अलग है। अगर उस कक्षा को बढ़ा के सूरज की कक्षा के डायमीटर का इमेजिन करके बना दिया तो चंद्र सूरज की कक्षा को दो जगह काटेगा, क्योंकि वो पैरेलल नहीं है। और वो दो छेदन बिंदु जो है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, उनको राहु और केतु ऐसा नाम दिया है। तो राहु केतु छेदन बिंदु है। हर महीने में चांद एक प्रदक्षिणा पूरी करता है, तो हर महीने में 2 बार चंद्रमा काटता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। दोनों बिंदु एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है, और ये बिंदु हर महीने को पीछे की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। यानी जहां लास्ट महीने में छेदन दिया होगा एग्जैक्टली वहां वो वापिस छेदता नहीं है, थोड़ा पीछे छेदता है। यह एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। तो इस तरह राहु केतु ये जो दो इमेजिनरी ग्रह है, छेदन बिंदु है, वो बाकी ग्रह जैसे क्लॉकवाइज घूमते हैं वैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इस तरह राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और ये नवग्रह जन्म के समय या किसी भी समय, बट जन्म के समय इसलिए कि वो टाइम के हम लोग पत्रिका बना रहे हैं, यानी एनी टाइम ग्रह कोई ना कोई पोजीशन में रहेंगे इन योर राशि चक्र। अब ये राशि चक्र 12 राशियों का है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इन राशियों को सब डिवाइड किया गया है, उनको नक्षत्र बोलते हैं, स्टार। एक राशि 2.25 नक्षत्रों में डिवाइड किया है। एक राशि 30 डिग्री का है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट, और 1/4 ऑफ ए नक्षत्र 3/20, टोटल 30। तो इस तरह एक नक्षत्र, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट मेष, अगर मान लिया राशि चक्र का स्टार्टिंग पॉइंट मेष है, तो नक्षत्र भी वहीं से स्टार्ट होते हैं, अश्विनी से स्टार्ट होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका 1/4,
कृत्तिका, रोहिणी, मृग, मृग हाफ, इस तरह 27 नक्षत्र हैं और वो डिवाइड किए गए हैं। नाउ इस नक्षत्र को फर्दर डिवाइड किया गया है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल पद्धति में, और वो है नवमांश या चरण। हर एक नक्षत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अश्विनी से लेके रेवती तक आखिरी नक्षत्र, और हर एक नक्षत्र का 4 भागों में चरण, हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का, ऐसा 13-20 का एक नक्षत्र। तो चरण टोटली मिला के 108 होते हैं, जिन्हें नवमांश बोलते हैं, और पारंपरिक में ये नवमांश को इंपॉर्टेंस है। बट हम लोग कृष्णमूर्ति देखने वाले हैं, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या करते हैं, ये नवमांश ये नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड करते हैं। अब ये 9 भाग क्या है, कैसे हैं, 4 क्यों नहीं है? कारण ऐसा है कि इससे प्रेडिक्शन जो है वो बराबर मिलता है। ऐसा हमारे गुरुजी के एस कृष्णमूर्ति, इन्होंने जो रिसर्च किया उससे ये मालूम हो गया कि आपको अगर बराबर प्रेडिक्शन करना है तो इस तरह ही डिवाइड करना पड़ेगा, और वो जो डिवीजन के बाद जो पोर्शन उड़ता है राशि चक्र का, जितने अंश है, उनको उन्होंने नाम दिया उपनक्षत्र स्वामी। उपनक्षत्र, उपनक्षत्र नाम दिया, या अंग्रेजी में सब नाम दिया, SUB। अब ये सब किस तरह बनाए गए हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके लिए हम लोग को विंशोत्तरी दशा क्या है वो समझ के लेना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा ये नक्षत्र है, और जन्म के समय चंद्र किसी न किसी नक्षत्र में होगा, किसी न किसी राशि में किसी पॉइंट में होगा, तो वो नक्षत्र में होगा। अभी हर एक नक्षत्र को लॉर्ड है, स्वामी दिया हुआ है। अश्विनी से शुरू करें तो अश्विनी से लेके अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, 9। ये 9 को नवग्रह जो है, हम लोग जो नवग्रह का अभ्यास करने वाले हैं, उनमें से एक नक्षत्र को, एक ग्रह को एक नक्षत्र दिया है, और उसका क्रम है केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, इस तरह। फिर वो रिपीट होता है अगेन, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। इस तरह केतु से लेके बुध तक 9 ग्रहों में हर एक ग्रह को 3 नक्षत्र मिलते हैं। केतु को मिला अश्विनी, उसके बाद में मघा, उसके बाद में मूल। तो जब आप ये चार्ट बनाएंगे और चार्ट का अभ्यास करेंगे तो ये आपके इजीली ध्यान में आएगा। अभी जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की दशा वो आदमी को है जिसका जन्म हुआ है। अब समझो केतु का नक्षत्र अश्विनी है, और जन्म के समय चंद्र, जन्म कुंडली में चंद्र अगर अश्विनी नक्षत्र में है, कहीं कौन सा भी तो पॉइंट पे है, अश्विनी का 1/4 में है, हाफ में है, तो उसको अश्विनी का जो स्वामी है केतु, वो ग्रह की महादशा है, ऐसा बोला जाता है। और इस तरह 9 महादशा एंड तक
केतु से लेके, केतु के बाद उसको शुक्र की महादशा आएगी, उसके बाद में केतु शुक्र रवि की आएगी, चंद्र की आएगी, इस तरह बुध तक जाने का। तो जन्म के बाद किसी भी समय आपको कौन सी दशा है वो मालूम पड़ता है। अब इस तरह दशा बना के दशा का चार्ट बन जाता है। ये हाथ से भी बन सकता है, लेकिन आपने को कंप्यूटर पे रेडी चार्ट मिलेगा, खाली मालूम होना चाहिए क्या है। तो आपका जो केपी पत्रिका आपने बनाया है उसके नीचे विषयोत्तरी दशा चार्ट है, उससे आपको किसी भी समय जिंदगी के कौन से ग्रह की महादशा है, वो महादशा को फिर सब डिवाइड किया है विषयोत्तरी दशा के प्रोपोर्शन में, उसको फिर सब डिवाइड किया है विदशा में। तो एग्जैक्टली ये महीने में आपको कौन सी दशा है, महादशा है, कौन सी अंतरदशा है, कौन सी विदशा है, मालूम पड़ जाता है। अब इसका फायदा क्या है, क्यों बनाया है? तो कृष्णमूर्ति पद्धति का जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में हर एक इवेंट जो जिंदगी में होती है उसके लिए एक ग्रुपिंग किया गया है। उसके लिए जो चीज लगने वाला है वो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बताता नहीं हूं। तो उससे मालूम पड़ता है कि क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे, शादी होने वाला है क्या, हाँ या ना। कृष्णबुद्धि पद्धति सिर्फ दो जवाब देती है, हाँ या ना, खत्म, बीच में कुछ नहीं। अगर हाँ है तो कभी, तो देखने का कृष्णबुद्धि पद्धति का जो रूल वापर के, हाँ इसकी शादी होने वाली है तो कभी। अगला सवाल, तो एक कभी के लिए विंशोत्तरी दशा चार्ट काम में आता है। किस तरह हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरह जन्म पत्रिका बताती है क्या होने वाला है, विंशोत्तरी दशा का चार्ट बताता है कभी होने वाला है, और इतना एक्यूरेट बताता है कि दिन तक बताता है आज होने वाला है। जुलाई महीने के 5 जुलाई को दोपहर में 2 बजे शादी होगा, इतना एक्यूरेट आप बता सकते हो। और बच्चा होने वाला है कि नहीं, शादी को 5 साल हो गया, बच्चा होता है कि नहीं? कृष्णबुद्धि पद्धति देखो, होता है, हो जाएगा, कभी होएगा। ताबड़तोड़ अगला सवाल कभी होएगा। विश्वोत्तरी चार्ट पे जाओ, विश्वोत्तरी चार्ट बताएगा बच्चा होगा 4 साल के बाद, ये महीने में ये बच्चा होगा, और हो जाता है। This is the beauty of Krishnamurti पद्धति। वर्ल्ड वाइड दे आर फॉलोइंग कृष्णमूर्ति पद्धति। इतना मैंने अगर आपको बोला तो उसका इंपॉर्टेंस आप समझ जाओगे, क्योंकि पूरा अभ्यास करके अगर हम लोग नहीं बता पाएंगे कब क्या होने वाला है तो क्या क्या वो अभ्यास किस लिए टाइम वेस्ट किया। अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि कभी क्या होने वाला है। तो इस तरह कृष्णमूर्ति पद्धति का हम लोग जब अभ्यास आगे करेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा किस तरह क्या होने वाला है। मुझे लॉटरी लगेगा क्या, हाँ या ना, बहुत ना ही आता है जास्ती हाँ उत्तर बहुत कम में आता है, ना नहीं मिलेगा तेरे को, भूल जा, फुकट में पैसा बर्बाद मत कर, नहीं तो हर महीने में 2000 रुपया लॉटरी का टिकट निकालेगा, पैसा कुछ मिलने वाला नहीं तेरे को, भूल जाओ, क्लियर कट। मेरे को एक्सीडेंट होने वाला है क्या, नहीं, तेरी पत्रिका एक्सीडेंट योग बताती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू गाड़ी के सामने जाके खड़ा हो जा, लेकिन तेरे को एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, और होने वाला है तो हाँ चांस है, टेक केयर। तो पत्रिका का अभ्यास का ये फायदा है कि अपने को कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा, विल बी सेफ। कृष्णमूर्ति के एक दोस्त थे,
बूढ़े थे, तो उनको कृष्णमूर्ति ने बताया कि आज शाम को 6 बजे तेरे को माइनर एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसा कैसा होता है मैं देखता हूं। पूरा दिन बंगले में बैठे रहे, रूम के बाहर ही नहीं निकले तो एक्सीडेंट कैसा होगा। तो 6 बजे क्या हो गया, उनका जो नातू ग्रैंडसन बाहर आंगन में खेलने के लिए आ गया और धड़ाम करके गिर गया। तो ये भाग के उसको बचाने के लिए गए और गिर गए और उनका टांग में क्रैक आ गया। तो भविष्य इस तरह बराबर आता है, सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। अपने को अभ्यास की जरूरत है। तो हम लोगों ने देख लिया विश्व तेरी दशा से कैसा टाइमिंग मालूम हो जाता है उसका, और ऊपर जो ग्रह है वो कहाँ है, कौन से महीने में है, किधर है, राहु केतु क्या है। राहु अभी और एक बात ध्यान में रखना, कृष्णमूर्ति पद्धति में जो राहु है और पंचांग में जो राहु है उसमें थोड़ा फर्क रहता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु का जो पूरा वार्षिक गति है उसको डिवाइड करके इक्वल बनाया गया है, मध्यम, उसको मध्यम राहु बोलते हैं। और पंचांग में स्पष्ट राहु है। राहु कभी आगे पीछे भी होता है, तो वो दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन हम लोग मध्यम राहु देखेंगे। अभी हम लोग जब भविष्य बनाएंगे तब हम लोग ट्रेडिशनल को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पीपल वांट दैट ऑल्सो। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पत्रिका इन जनरल क्या बताती है। और पारंपरिक से लाहिरी जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग को दो बातें देखनी ही पड़ती है कृष्णमूर्ति पद्धति में भी। एक है दृष्टि, ग्रह की दृष्टि। तो ग्रह कुंडली में दृष्टि डालता है हर एक के ऊपर, हर एक स्थान पर। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे स्थान क्या है, हर एक स्थान क्या फल देता है, किस तरह देखने का कि स्थान में क्या होता है। और आपको अभी इतना मालूम हो गया कि आपकी पत्रिका जब आप देखेंगे तो उसमें पहला स्थान जो ऊपर लिखा गया है वो पूरब है। वो स्थान में कोई ना कोई राशि रहेगी और कोई ना कोई ग्रह रहेगा। बस बस ये 12 राशि, 12 स्थान और 12-9, ये 12 का खेल यानी ज्योतिष है। और ये खेल हम लोग खेलने वाले हैं, आपको मजा आएगा। जिस तरह ये वीडियो क्लिप है उसी तरह मैं अपने ग्रुप पे भी कुछ डालते जाऊंगा। सो रिटर्न भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा। आपको 2 या महीने में सब मालूम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप टच में रहेंगे और आप एक 6 महीने के बाद देखेंगे कि आपको बहुत सा मालूम हो गया है, बहुत सा आपको ज्ञान आ गया है। तो इसीलिए एक बात ध्यान में रखना कि एस्ट्रोलॉजी का जो ये स्टडी है वो रोज थोड़ा करो, छोड़ना मत। आप अगर छोड़ के 3 महीने कहीं चले गए तो आप ही सब भूल जाएंगे, और राइट फ्रॉम स्क्रैच आपको चालू करना पड़ेगा। तो रोज थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी का आपको एक आधा घंटा सोचना पड़ेगा। और एक बार आप वो सोचने का आदत आपको पड़ गया, उसका आनंद आप लेने लगे, तो ये समझ लो कि आपको एस्ट्रोलॉजी आ गई। अब 6 महीने के अंदर मेरा एश्योरेंस है आपको कि आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली बता सकेंगे क्या होने वाला है। ये मैं नहीं बोलता हूं, मैं भी ऐसा क्लेम नहीं करता हूं कि आई 100% ब्रह्मदेव। मैंने भी एक बार बोला तेरे को बच्चा होगा, लेकिन 1 साल पहले ही हो गया तो इट कैन हैपन, बट बच्चा हो गया बराबर आ गया।
बच्चा होने वाला है तो जल्दी हो गया, तो मेरा देखने में थोड़ा गलती हुआ था। तो जो ऐसा कुछ अनुभव भी, ऐसा करते करते अनेक पत्रिका का आप अभ्यास चालू करो अपने घर में ही। अपनी पत्रिका, अपने बच्चों की पत्रिका बनाओ, माय कुंडली के ऊपर जाके कुछ ना कुछ आपको उससे मालूम पड़ेगा। एजुकेशन क्या लेना चाहिए, क्या मिलेगा, क्या एजुकेशन रहेगा, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा क्या, ऑल दीज थिंग्स आर शोन बाय जन्म पत्रिका। हाउ we'll see one by one. It's not easy, but it's not difficult. ये आनंद देने वाली बात है। तो इतना कह के मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ दिनों के बाद, और तब तक मैं जो पोस्ट डालते रहता हूं ग्रुप के ऊपर वो भी देखिए। एंड प्लीज प्लीज कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, डोंट कीप मम। यू मे आस्क रॉन्ग थिंग, डोंट वरी, आस्क एनीथिंग, बट आस्क। बिकॉज आप जब पूछेंगे तभी वो भी अभ्यास है। आप पूछेंगे, गलत पूछेंगे तो भी फिक्र करने का कोई जरूर नहीं है। आई एम देयर टू टेल यू द करेक्शन। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।